अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे नए नए सिचुएशन उसमें आएंगे, उसको कैसे हैंडल करना उस समय देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है 10 मार्क का, MTP नवंबर 21, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रेगुलरली आते रहते हैं 8 से 10 मार्क के लिए। इतना इजी है कि तुम बोलोगे सर होमवर्क दे दो, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, पहला क्वेश्चन इसलिए मैं करवा देता हूं, ठीक है। ऑन 1 जनवरी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नौरीन लिमिटेड wishes to know the amount of working capital that will be required। 1 जनवरी कोई बैठ के कल्पना कर रहे हैं कि इस साल की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी। यानी एस्टिमेशन है। प्रिपेयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 60,000। पिछले साल का प्रोडक्शन 60,000 है। It is estimated that this level of activity would be maintained during the present year। मतलब सीधा सीधी लिख दो ना कि इस साल भी 60,000 यूनिट है। इतना घुमा फिरा के बताने की क्या जरूरत थी। कमजोर बच्चा उसमें ही कंफ्यूज हो जाता है। एनीवे समझ में आ गया। तो हमारा बेस ऑफ कैलकुलेशन हर बार 60,000 यूनिट रहेगा ईयरली। द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइसेस आर, तो उन्होंने दिया है कि रॉ मटेरियल जो है वो सेलिंग प्राइस का 60% है, वेजेस 10% है और ओवरहेड 20 है। ये कैसा गणित हुआ? 60 10 20, ये तो 90% हुआ। बाकी 10% कहाँ गया? प्रॉफिट। ठीक है, हर कुछ लिख कर नहीं दे सकते हैं आपको, आप पहुंचे हुए फकीर लोग हैं, कुछ तो पता होगा आपको भी, है कि नहीं? कोई आम आदमी थोड़ी है, फाउंडेशन पास करके आए हैं, ऐसे थोड़ी है। तुम बोलोगे सर आप तारीफ कर रहे हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं? जो समझना हो समझ लो। रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर फॉर एवरेज 2 मंथ। तो क्या करना है, एक रॉ मटेरियल को अंडरलाइन करना है, एक 2 मंथ्स को अंडरलाइन करना है। तो रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड 2 मंथ्स दे रखा है। ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस फॉर 1 मंथ। ये 1 मंथ यानी WIP का होल्डिंग पीरियड है। फिर लिखा द रॉ मटेरियल बीइंग फेड इनटू द पाइपलाइन इमीडिएटली एंड द लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट अक्रूइंग इवनली ड्यूरिंग द मंथ। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या है, रॉ मटेरियल पहले पूरा डाल दो आप, रॉ मटेरियल पूरा डालना पड़ेगा आपको, उसके बाद उसमें लेबर और ओवरहेड लगेगा। लेबर एंड ओवरहेड्स आर अक्रूइंग इवनली ड्यूरिंग द मंथ। इसका मतलब क्या है इवनली ड्यूरिंग द मंथ? मतलब सेम ऐसे, एक ये 0 है, ये 30 डेज है, तो रोज इक्वल अमाउंट में आपका वेजेस एंड ओवरहेड खर्च होता है, रोज इक्वल अमाउंट में। अनइवन में क्या होगा, वेजेस पहले बहुत सारा काम करके रख दो, ठीक है, बाद में छोड़ दो, बाद में वो अपने आप आगे प्रोसेस होता रहेगा, ठीक है। तो अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस में हो सकता है कि किसी में स्टार्टिंग में वेजेस ज़्यादा लगे, किसी में बाद में लगे। बिल्डिंग बनानी है तो बनाते समय बहुत लेबर लगते हैं। एक बार वो बेसिक आपने वो क्या बोलते हैं स्लैब लगा दिया, पानी डाल दो, 10 दिन छोड़ दो, फिर 10 दिन लेबर का पेमेंट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। करेक्ट। तुमने क्या काम किया हुआ है क्या लेबर साइड में? तुमको इतना कैसे पता है? पता है तुम्हारे को? हाँ, घर बांधते हो तुम। अच्छा अच्छा, अब तुम्हारा खुद का घर बांधते हो, मुझे लगा दूसरे के लिए भी बांधते हो। हाँ जी सिमरन जी, एनी क्वेरी? हाँ, तो उसमें लेबर इवनली नहीं होते हैं, उसमें लेबर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं जब काम करेंगे तब। तो जनरली इस चैप्टर में उन्होंने क्या किया है, टू कीप द कैलकुलेशन सिंपल, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि अगर वो WIP स्टेज में है, अगर वो WIP है तो ना तो रॉ मटेरियल है ना फिनिश गुड्स है, ना इधर ना उधर, बीच में अटका हुआ है।
तो उसमें हम अज्यूम करेंगे कि लेबर और ओवरहेड 50% लग चुका है, 50% अभी लगना बाकी है। ओके, 50% कहां से आया? बीच का एवरेज। इंस्टीट्यूट ने कुछ कुछ क्वेश्चन में दे रखा, अभी हम सॉल्व करेंगे। उसने लिखा है कि वेजेस एंड ओवरहेड्स आर 40% कंप्लीट इन WIP, तो फिर हम 40% लेंगे। जैसे आप वो प्रोसेस कॉस्टिंग में करते थे ना, वो 60% कंप्लीट, 40% कंप्लीट। याद है क्या? कॉस्टिंग में एक चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग, वही है। अगर इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दिया है तो उसको यूज करना है, और अगर नहीं दिया है तो एवरेज क्या होगा? 0 और 100 का एवरेज क्या होगा? बोलो जी, 0 और 100 का एवरेज 50%। तो अपने से 50 लेना है, नहीं तो इंस्टीट्यूट के परसेंटेज को लेना है। ठीक है, चलिए। WIP थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन इजी है। फिनिश गुड्स विल स्टे इन वेयर हाउस, फिनिश गुड्स अंडरलाइन, फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 months. Credit allowed by creditor 2 months. Credit allowed to debtor 3 months. Selling price is 5 रुपए per unit. There is a regular production and sale cycle. Regular production and sale cycle. बनता रहेगा बिकता रहेगा, बनता रहेगा बिकता रहेगा। तो ऐसा ओवर स्टॉकिंग नहीं होती किसी मंथ में, हर महीने का माल बराबर बनता है, बराबर बिकता है। 60,000 यूनिट साल का है, डिवाइड बाय 12, 5,000 यूनिट प्रोड्यूस होता है, 5,000 यूनिट सेल होता है। ठीक है, इसका यही मतलब है, हर महीना 5,000 यूनिट प्रोड्यूस और सेल हो रहा है। वेजेस एंड ओवरहेड्स आर पेड ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ फॉर द प्रीवियस मंथ। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे पूरा मार्च वर्कर काम करेगा, 1 तारीख को उसकी पगार मिलेगी उसको। तो कंपनी के लिए तो 31 मार्च को 1 महीने का वेजेस आउटस्टैंडिंग हो गया, एंड ऑफ द मंथ 1 महीने का वेजेस आउटस्टैंडिंग हो गया। यस। उसके बाद लिखा कंपनी वांट्स टू कीप 20,000 रुपीज कैश इन हैंड। क्या किया जाए? मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, ये कैश रिक्वायरमेंट है। कैश इन हैंड डे टू डे खर्च के लिए लगता है ना, कैश इन हैंड। देखो तुम्हारी जेब में भी 200-500 रुपए होंगे, इतने नहीं है, और ज्यादा है। मैंने तुम्हारी बेइज्जती कर दी क्या कम बोल के? सॉरी। लिखिए, स्टेप 1, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट लिखा क्या? थोड़ा बहुत कॉस्टिंग का भी ज्ञान काम आएगा आज, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। जैसे ये कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो याद आ गया क्या? गुड, ऐसा ही होना चाहिए। तो इसका मतलब तुम लोग बैंक से जब पैसे निकालते हो तो मेरी याद आती होगी। हाँ, जब पिताजी पैसे देते होंगे तो मेरी याद आती होगी। ओ, मतलब तुम जेब में हाथ भी डालते होगे तो मेरी याद आती होगी। ये इम्पैक्ट होना चाहिए टीचर का। रॉ मटेरियल 60% ऑफ 5 लिखा क्या? रॉ मटेरियल 60% ऑफ 5, 3 रुपीज। नालायको लिखो आगे। डायरेक्ट वेजेस 10% ऑफ 5.50 डायरेक्ट वेजेस। उसके बाद उन्होंने ओवरहेड भी दे रखा है 20%, ओवरहेड 20%, 5, 1 रुपी। सो पॉइंट डी, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट 4.50, पॉइंट ई, प्रॉफिट पर यूनिट
0.50 and point F सेलिंग प्राइस पर यूनिट। देखा कितना बढ़िया कॉस्ट शीट बनाया मैंने। बस हमारा काम होना चाहिए। अभी आपको कॉस्टिंग के फॉर्मेट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, काम हो जाना चाहिए कि हाँ काम हो रहा है। फिर आपका मंथली प्रोडक्शन कितना होगा, स्टेप 2। monthly production and sales will be annual production divided by 12 months, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि इवन है 60,000 डिवाइड बाय 12 months is 5,000 units, is 5,000 यूनिट्स। तो आपको जितने भी एलिमेंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी दे रखे हैं उनका होल्डिंग पीरियड उसने मंथ्स में दे रखा है, 1 month, 2 months, 3 months। एक महीने 1 month इज इक्वल टू 5,000 यूनिट, और ऊपर से रेट लेकर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5,000 यूनिट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स इंटू द रेट। रेट ऊपर वाले टेबल से लेना है। बोलिए हाँ या ना। ओके, सिर्फ एक वर्किंग नोट और बनाएंगे ताकि फिर मेरा आगे काम स्मूथ हो जाए। वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब ना तो ये रॉ मटेरियल है ना फिनिश गुड्स है। जैसे तुम लोग भी वर्क इन प्रोग्रेस ही हो, मैं फिनिश गुड्स हूं, ठीक है। और तुम्हारे भाई बंधु जो अभी 12th में है वो लोग अभी रॉ मटेरियल है। हो गया, आगे बढ़ो जवान। पहले एक नोट लिखकर करेंगे स्वागत। नोट लिखना, आपकी बुक में ना देखना आंसर में एक नोट लिखा हुआ है, आंसर पे आओ ताकि मेरा डिक्टेट कराने का काम कम हो जाए। उसी को नोट डाउन करना है। इट इज अज्यूम्ड दैट, लिखो इट इज अज्यूम्ड दैट, इट इज अज्यूम्ड दैट, मैं उसको शॉर्ट में लिखवा देता हूं। इट इज अज्यूम्ड दैट, it is assumed that labor and overheads are 50% complete in WIP. It is assumed that labor and overheads are 50% complete in WIP. अब लिखना राइट हैंड साइड रुपीज। WIP का होल्डिंग पीरियड कितना है, यानी प्रोडक्शन टाइम कितना है, प्रोडक्शन टाइम कितना है। ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस फॉर 1 month, यानी आपकी फैक्ट्री में 1 month का प्रोडक्शन प्रोसेस में रहता है। फैक्ट्री विजुअलाइज करो, से आंख बंद करो, विजुअलाइज करो फैक्ट्री के अंदर में काम चल रहा है। तो कितने यूनिट पे प्रोसेस चालू है, 5,000 यूनिट पे। तो पॉइंट नंबर ए लिखना रॉ मटेरियल, यानी WIP में रॉ मटेरियल कितना लगा है, उसके लिए क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है, रॉ मटेरियल बीइंग फेड इनटू पाइपलाइन इमीडिएटली। रॉ मटेरियल बीइंग फेड इनटू पाइपलाइन इमीडिएटली मतलब रॉ मटेरियल पूरा भेज चुके हैं फैक्ट्री में, रॉ मटेरियल पूरा जा चुका है। 5,000 यूनिट, हर बार ये 5,000 यूनिट यहां से लेना है। क्वेश्चन में आपको होल्डिंग पीरियड दिया, उससे मल्टीप्लाई करना है। और रॉ मटेरियल का रेट यहाँ 3 रुपए दिया हुआ है, 3। रॉ मटेरियल 100% कंप्लीट है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। रॉ मटेरियल कितने परसेंट कंप्लीट है, मल्टीप्लाई करो जरा भाई साहब, 15,000। ओके, समटाइम्स यू आर राइट।
फिर लिखना डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस 5000 यूनिट लिखना है, इनटू 1 मंथ लिखना है, रेट यहां से लिखना है 0.5, लेकिन इसको 50% करना है। ऊपर मैंने एक नोट लिखा है कि वेजेस 50% इनकर किया आपने, वेजेस 50%। अब तुम पूछोगे 100% क्यों लिख रहे हैं, और 100 ही लिखेंगे तो फिर वो फिनिश गुड्स बन जाएगा। फिर तुम बोलोगे 0 क्यों नहीं लिख रहे हो, 0 लिखेंगे तो रॉ मटेरियल ही है। तो कितना आया आंसर, 1250। पॉइंट नंबर सी, एक और लिखना ओवरहेड्स। फिर से वही हम यही तरीका अपनाएंगे, इनटू 1 मंथ, रेट वहां से लेना फर्स्ट वाले से 1 रुपया, इनटू 1 रुपी, ब्रैकेट में रख के बाद ब्रैकेट के बाहर 50%। एग्जाम में आपको 60% दिया जाएगा, 80% दिया जाएगा, जो परसेंट दिया जाएगा उससे मल्टीप्लाई करना है। अमाउंट बोलिए। तो WIP की वैल्यू कितनी हुई, 18,750। यस, बाकी कैलकुलेशन इजी है, बाकी कैलकुलेशन इजी है, इसी में थोड़ा सा समय लगता है। अब ये क्वेश्चन 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। क्या आप लोग सब तैयार हैं, बोलो। कितने स्टेप हो चुके हैं, 3। अब आ गया आपका मेन स्टेप 4, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हर बार यही हेडिंग लिखना, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा मिर्च मसाला नहीं था, सादा सादा खिचड़ी जैसा था ये। हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं, दाल बाटी नहीं है ये तुम्हारा, अभी आएगा दाल बाटी थोड़ी देर में। फॉर्मेट लिख लिया, कैसे लिखा, अभी तो मैंने लिखा ही नहीं, तुमने कैसे लिख लिया, ये तो हेडिंग है। ठीक है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, बेसिस, फिर लिखना कैलकुलेशन, और राइट हैंड साइड अमाउंट। चलिए करीब 15-20 लाइन ड्रॉ कर लो। Everybody seems to be ready. Let us begin this wonderful। ठीक है, अगली बार से तुम लोग ही पहले 2 लाइन बोल लेना, ठीक है। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का बेसिस क्या है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। जरा क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था 2 मंथ्स, तो यहाँ पर बेसिस लिखना है 2 मंथ्स। देखिए मैं आपका काम सिंपलीफाई कर दूंगा अभी। और 1 महीने का प्रोडक्शन एंड सेल कितना है, 5000 यूनिट है, तो आपको हर बार वही करना, 5000 यूनिट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, और रेट रॉ मटेरियल का पर यूनिट रेट आपको फर्स्ट वाले टेबल में मिलेगा, यहाँ पे 3 रुपया दिखा, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका हो गया 5 इंटू 2 इंटू 3, 30,000 रुपया। इतना मुश्किल नहीं था जितना लोगों ने बना रखा है। अननेसेसरी फॉर्मूला, वर्क इन प्रोग्रेस, फॉर्मूला को मैंने अवॉइड ही कर दिया पूरा। वर्क इन प्रोग्रेस बेसिस कितना दे रखा है, लेकिन यहां पर आपको करना कुछ नहीं है, ब्रैकेट में लिखना है रेफर स्टेप 3। रेफर स्टेप 3 कितना था, स्टेप 3 में इसके ऊपर वाले स्टेप में 18750, हो गया ना, साफ सुथरा लग रहा है। ओके, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स
फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड देखिए कितना दे रखा है, 3 मंथ। 3 मंथ्स, 3 महीने का फिनिश स्टॉक रखना है। 5,000 यूनिट आ गया, इंटू 3 मंथ्स आ गया। फिनिश गुड्स के लिए रेट क्या यूज करेंगे? अब फिनिश गुड्स मतलब आपको ये तीनों ऐड करके जो अमाउंट आ रहा है 4.5 रुपया, 3 से करेंगे तो रॉ मटेरियल हो जाएगा वो। फिनिश गुड्स में लेबर और ओवरहेड भी पूरा लग चुका है, तो 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 67। पॉइंट नंबर 4, डेटर्स। जरा डेटर्स की खबर लीजिए। क्रेडिट अलाउड टू डेटर इज 3 मंथ्स, अलाउड टू डेटर इज 3 मंथ्स। 3 मंथ्स, फिर से वही 5,000 यूनिट्स इंटू 3 मंथ्स इंटू डेटर्स के लिए क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस ले लेंगे, इसको बोलते हैं टोटल अप्रोच। और अगर 4.50 लेंगे तो उसको बोलेंगे कैश कॉस्ट अप्रोच, उसको बोलेंगे कैश कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, डोंट वरी, एक ही बाद में मैं नोट लिखा दूंगा। हाँ जी, कुछ बोलना चाहते हैं? मल्टीप्लाई करो 5,000 इंटू 3 इंटू 5, 75,000। फिर एक और पॉइंट नंबर 5 लिखना, कैश। नीचे कहीं तो कैश का अमाउंट दे रखा था, कैश इन हैंड लिख देना 20,000। कुछ फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ, तो यहां लिखेंगे गिवन 20,000। तो यहां पर लिखेंगे टोटल ए। टोटल ए का मतलब है करंट एसेट की टोटल। हाँ जी, कौन बोलेगा? करंट एसेट बोलो ना। टू 11250। ठीक है, ये आपका करंट एसेट आ गया। पॉइंट नंबर बी लिखना, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में 3 आइटम है हमारे पास। वन इज क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर मटेरियल, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल। जरा लास्ट के 3-4 लाइन में देखो, क्रेडिटर, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर इज 2 मंथ्स, 5,000 यूनिट्स इंटू 2 मंथ्स। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से या 4.5 से? हेलो, 1 मिनट, 3 या 4.5? 3, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो खरीद रॉ मटेरियल का रहेंगे, तो पैसा फिनिश गुड्स का क्यों देंगे? अमाउंट बोलिए। 30,000। एक और लिखना, वेजेस पेबल। वेजेस पेबल नेक्स्ट मंथ में पे होगा, मतलब 1 मंथ है कि नहीं? 1 महीने का अक्रू होने के बाद नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में पे हो रहा है, वो लास्ट में कहीं लिखा हुआ था। तो वापस यहाँ पे यही करना आपको, 5,000 यूनिट इंटू 1 मंथ, 0.50 है ना? वेजेस पर यूनिट 0.50 है। हाँ जी बोलो। ओके, एक और ओवरहेड्स पेबल, आखिरी ओवरहेड्स पेबल, ये भी 1 मंथ, 5,000 यूनिट्स इंटू 1 मंथ। इसका रेट देखना कितना है, 1 रुपया है क्या? ₹1 है फर्स्ट वाली वर्किंग नोट में, 5,000। तो अभी आपको लिखना है टोटल बी, टोटल बी है जी 37। ये आपका करंट लायबिलिटी आ गया। पॉइंट नंबर सी लिखना है वर्किंग कैपिटल। यहां पर लिखना है ए माइनस बी, 173, 173,750। दिस इज कॉल्ड टोटल अप्रोच। इसको क्या बोलेंगे? टोटल अप्रोच। क्योंकि डेटर्स में आपने 5 रुपए लिया, उसमें प्रॉफिट सम्मिलित है,
बट प्रॉफिट इज अ नॉन कैश आइटम। हमें प्रोडक्ट को बनाकर बेचने में इन्वेस्टमेंट कितने का लगेगा? 4.5 का लगेगा या 5 का लगेगा? मुझे पेन बनाने में 4.5 रुपए लगे, मैंने आपको 5 में बेचा, तो मुझे फंड्स कितने की रिक्वायरमेंट है ताकि मैं आपको बनाकर बेच सकूं? तो कुछ कंपनी क्या करती है, कैश कॉस्ट जो आपको लग रहा है उतना कंसीडर करेंगे, अननेसेसरी ज्यादा फंड रेज करके क्या करोगे? ये पेन आपको बेचने में मुझे तो 4.5 रुपए लगेंगे ना बनाकर बेचने में, तो मेरा पैसा 4.5 की, मुझे 4.5 रुपए चाहिए, ऊपर का तो मेरा प्रॉफिट है। तो नीचे लिखना पॉइंट नंबर डी, लेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन डेटर्स। तो डेटर्स में से जो प्रॉफिट अगर मैं उसको निकाल दूं तो कैश अप्रोच आ जाएगा। तो कैलकुलेशन वाले कॉलम में 5000 यूनिट लिखना है। कितने महीने लिखा था आपने? डेटर्स कितने महीने था? 3 मंथ्स था क्या? 3 मंथ्स इंटू 0.50 प्रॉफिट पर यूनिट। 50 पैसा प्रॉफिट है। जरा मल्टीप्लाई करके आंसर बताने की भरपूर कोशिश करें। 7000। हाँ, तो अब आपका आ गया पॉइंट नंबर ई, वर्किंग कैपिटल कैश कॉस्ट अप्रोच। तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदल के दोनों आंसर लिख दिया। अब तुम बोलो कहां मार्क्स काटोगे? जो आपका पिछला आंसर था उसमें से 7500 माइनस करना। अब इंस्टीट्यूट का आंसर देखना, नेक्स्ट पेज पे उतना ही दिया हुआ है। उसने भी वही किया घुमा फिरा के, मैंने भी वही किया। तो उसने पहले 7 वर्किंग नोट बनाए, ठीक है। इतना करने के बाद जो इंस्टीट्यूट ने टोटल अप्रोच से आंसर नहीं दिया आपको, इतना करने के बाद भी टोटल अप्रोच से आंसर नहीं दिया उन्होंने। हमने दोनों अप्रोच से दे दिया, कम समय में ज्यादा काम, छोटा पैक बड़ा धमाका। यस और नो? आराम से डाउट हो तो पूछ लेना, डाउट नहीं है। अब नीचे कुछ लिखना, ट्यूटोरियल नोट्स, ज्ञान की बातें। It is assumed that opening and closing balances of various components of working capital are same. It is assumed that opening and closing balances of various components of working capital are same. क्योंकि आपने क्या किया, रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन या परचेस के बेसिस पे निकाला है। लेकिन कई बार ऐसा होगा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सेम नहीं हुआ। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग रॉ मटेरियल सेम नहीं होगा तो परचेस इज नॉट इक्वल टू कंजम्पशन, तो उस केस में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वैसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस है, तो फिर आपको कॉस्टिंग लगा के पहले उसका कंजम्पशन या प्रोडक्शन निकालना होगा। ओ माय गॉड, कॉस्ट शीट आती है ना सबको बनाने, आज जरूरत पड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर, बिफोर दैट नेक्स्ट पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं। इंस्टीट्यूट ने क्या किया उनके नोट्स में, पहले कैश कॉस्ट से आंसर निकाला
और उसके बाद कैश कॉस्ट का ज्ञान बांटा है, ठीक है। ज्ञान पहले बांटना चाहिए, प्रॉब्लम बाद में। एनीवे, अब जो हुआ सो हुआ। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन बेस्ड ऑन कैश कॉस्ट। जब हम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करेंगे तो कॉस्ट शीट आपने बनाया, थोड़ा बहुत मुझे भी आता है, बस ज़्यादा नहीं। हम लिखेंगे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। अब ओवरहेड में दो टाइप के ओवरहेड्स होंगे, एक होगा डेप्रीशिएशन या एंड अदर नॉन कैश कॉस्ट। यस और नो? कॉस्ट शीट में आप लोगों ने कभी डेप्रीशिएशन ऐड किया या नहीं किया है ओवरहेड में? याद करके बताना अच्छे से, ईमानदारी के साथ। कॉस्ट शीट बनाया होगा ना, दो चार तो बनाए होंगे जीवन में, तो उसमें डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को ओवरहेड्स में कंसीडर किया था या नहीं किया था? डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग कभी नहीं किया आपके वर्क्स ओवरहेड में? क्या बात कर रहे हैं? कॉस्ट शीट में आपने डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी को फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड नहीं किया, या याद नहीं आ रहा है? ऐसा बोलो कि याद नहीं आ रहा है, वो सुनने में ठीक लग रहा है। नहीं किया ऐसा बोलना गलत है। वो डेप्रीशिएशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर, अगर फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री मशीन, फैक्ट्री इक्विपमेंट पे है तो फैक्ट्री ओवरहेड है, और अगर ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट पे है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। वो सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एसेट पे अगर हम डेप्रीशिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो सेलिंग ओवरहेड है। इज इट राइट? एक बार देख के बताना कल। हाँ, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मुझे भी नहीं पता इंक्लूड करते हैं कि नहीं, मैं तो यही मान के चल रहा था करते होंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मुझे, तुम बोलो पिछले बैच वाले करते थे। अभी तो तुम बोल रहे थे नहीं करते थे। ठीक है, तो घर जाके चेक कर लेना, करते थे, ठीक है। तो कॉस्ट गलत हो जाएगा ना, तुम ग्राहक को पैसे रिकवर कैसे करोगे तुम? हाँ, उसका कॉस्ट लगेगा। आपने परचेज किया था 1 लाख में, लेकिन उसकी लाइफ मान लो 2 साल है, तो आपको लगता नहीं 50,000 रुपया मशीन का कॉस्ट भी प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड होकर आना चाहिए? हाँ, घिसी का कॉस्ट निकालना बराबर, अभी ठीक है। काफी देर लगी लेकिन आप लोग मान गए हैं कि हम कॉस्ट शीट में डेप्रीशिएशन भी इंक्लूड करते हैं। तो ओवरहेड आ गया, उसके बाद आएगा मान लो कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। एडमिन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड सब यहाँ आ गया। अभी मैं एक एक लाइन लिखने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। फिर आ गया प्रॉफिट, और फिर आ गया सेल्स। सब ओवरहेड को मैंने एक साथ कंसिडर कर लिया। उसमें दो कैटेगरी, एक नॉन कैश ओवरहेड, एक कैश ओवरहेड। तो जब हम टोटल अप्रोच फॉलो करेंगे तो टोटल अप्रोच में क्या करना है, आपको सभी को कंसीडर करना है, ठीक है। और अगर आप कैश अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो मटेरियल लेंगे, लेबर लेंगे, नॉन कैश ओवरहेड को कंसीडर नहीं करेंगे, कैश ओवरहेड कंसीडर करेंगे, प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करेंगे। प्रॉफिट इज ऑल्सो नॉन कैश आइटम, प्रॉफिट इज ऑल्सो नॉन कैश आइटम, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट है वो तो यहीं तक है, ठीक है। उसमें भी डेप्रीशिएशन लगा है तो उसको हटा देंगे। तो कुछ कंपनीज क्या करती है, उनका कहना है कि मुझे वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट अगर करना हो सही मायने में, तो मेरा जो एग्जैक्ट फंड्स की रिक्वायरमेंट है हमें वो कंसीडर करना है।
जो हमारी एग्जिट फंड की रिक्वायरमेंट है। तो एग्जिट फंड की रिक्वायरमेंट अगर आपको एक्यूरेट निकालना है तो जो कैश कॉस्ट है वो कंसीडर करना है, नॉन कैश आइटम को कंसीडर नहीं करना है। तो जब आप डेटर्स की एस्टिमेशन करेंगे अब, तो डेटर की एस्टिमेट करते समय आपको प्रॉफिट और डेप्रीशिएशन हटा देना है सेलिंग प्राइस में से। डेप्रीशिएशन एंड प्रॉफिट विल बी नॉट कंसिडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग डेटर, यानी उसको हम बोलेंगे कैश कॉस्ट ऑफ सेल। क्या बोलेंगे? कैश कॉस्ट ऑफ सेल। और जब आप फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करेंगे, मान लो फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन आपने इस रेट पे की है, तो फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन में डेप्रीशिएशन इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन में डेप्रीशिएशन ऐड होता है, लेकिन उसके लिए पैसे लगते नहीं है, नॉन कैश कॉस्ट है। तो फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन में डेप्रीशिएशन कंसीडर नहीं करेंगे। और उसी तरह WIP में भी अगर डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड है तो WIP में भी डेप्रीशिएशन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 3 चीजें ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन में आपको WIP निकालने दिया गया है तो डू नॉट इंक्लूड डेप्रीशिएशन अंडर कैश कॉस्ट अप्रोच। अगर आपको फिनिश गुड्स निकालना है, डू नॉट इंक्लूड डेप्रीशिएशन अंडर कैश कॉस्ट अप्रोच। और अगर आपको डेटर्स निकालना है, डू नॉट इंक्लूड डेप्रीशिएशन एंड प्रॉफिट अंडर कैश कॉस्ट अप्रोच। सत्संग हो गया हो तो लिख लेना। कौन सी कंपनी के लिए हो रही है? तुम, हाँ, सिर्फ कैश वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए। कस्टमर से तुम सेलिंग प्राइस ही रिकवर करोगे ना, तो भाव हम तो हमारे फंड्स कितना रेज करना है। हाँ, अभी हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। एक तो पहली बात, सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसलिए अकाउंट्स के फंडे और कॉस्टिंग के फंडे नहीं लगाने हैं अभी। कॉस्टिंग के थोड़े बहुत लगेंगे, बिकॉज वो भी डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक है। बट फाइनेंस में सिर्फ धन आया और धन गया, उस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन और प्रॉफिट से मेरे बैंक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे फंड्स चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, तो मैं क्या देखूंगा कि उसके लिए मुझे एग्जैक्टली इस माल को बेचने तक मुझे कितना पैसा लगेगा। तो मुझे मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, कैश ओवरहेड लगेगा, उतना पैसा चाहिए मुझे इस प्रोडक्ट को तैयार करके कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। इज इट राइट? तो वो हमें देखना है। आपका सवाल है कस्टमर से हम कितना पैसा लेंगे? कस्टमर से तो पूरा सेलिंग प्राइस ही लेंगे हम। अकाउंटिंग के लिए क्या करेंगे? अकाउंटिंग के लिए आप डेप्रीशिएशन, सेल, प्रॉफिट सब करो, वो अकाउंटिंग की दुनिया एक अलग दुनिया है। वो अकाउंट एक अलग प्लानेट ही है, ठीक है। फाइनेंस मैनेजमेंट एक दूसरा प्लानेट ऑल टुगेदर है। हाँ, इधर हमारा फोकस कैश रहता है, ठीक है। नॉन कैश आइटम से क्या होगा? बिजनेस चलाने के लिए पैसा लगेगा आपको, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी इंस्टीट्यूट ने दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। इफ वी हैव सन्ड्री डेटर्स वर्थ ₹1 lakh एंड आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 75,000, ठीक है, यानी प्रोडक्शन में 75,000 लगा, लेकिन आपने कस्टमर को 1 लाख में माल बेच दिया है। तो आप आराम से सोच के बोलना कि आपका कितना फंड्स ब्लॉक हुआ है, कितना फंड्स ब्लॉक हुआ। ये पेन मान लो मेरे को बनाने में 75,000 लगा है और मैंने आपको 1 लाख में बेचा। आराम से सोच के बोलना, ऐसे रैंडम नहीं। तो मेरा कितना पैसा ब्लॉक हुआ है? मैंने बैंक से कितना उधार लेकर इसको बनाया? 75,000, ठीक है। तो मेरे फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी 75,000, तो आई विल टेक 75,000 अंडर कैश अप्रोच।
कस्टमर से तो मैं 10 लाख वसूल लूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे बिजनेस के लिए कितना पैसा लगेगा यहाँ पे? 75,000। मतलब जो एक यूनिट समझ लें कि वो 1 लीटर था, 1 यूनिट की प्राइस 1 लाख उसको बेचने पर, तो मुझे वो 1 यूनिट मैंने उसको दिया, वापस से वही यूनिट क्रिएट करने के लिए तो 75,000 ही लगेगा ना, तो 75,000 का फंड्स की रिक्वायरमेंट आएगी आपको, ठीक है। 25 शेयर इज द प्रॉफिट। अब उसमें एक और उसने एडजस्टमेंट किया है कि मान लो डेप्रीशिएशन 5,000 रुपए है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डेप्रीशिएशन भी 5,000 जुड़ा हुआ है, तो वो 5,000 भी नहीं चाहिए मुझे। देन हाउ मच फंड्स डू आई एक्चुअली नीड? 70,000। सो अगर आप कैश कॉस्ट अप्रोच फॉलो करेंगे तो आप बोलेंगे फंड्स की रिक्वायरमेंट 70,000 की है, और अगर आप टोटल अप्रोच फॉलो करोगे तो आप बोलेंगे 1 लाख है, तो आप बोलेंगे 1 लाख है, तो काफी फर्क आ जाता है। तो समझदार कंपनी क्या करेगी, वो कैश बेसिस पे निकालेगी, अननेसेसरी एडिशनल वर्किंग कैपिटल कैरी करके उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। समझ गए? फील आया? फील। सिमिलरली इन द केस ऑफ फिनिश गुड्स में भी वही प्रॉब्लम है कि कई बार फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन में प्रोडक्शन डेप्रीशिएशन ऐड हो जाता है, लेकिन उसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक अकाउंटिंग और कॉस्टिंग पर्पस के लिए डेप्रीशिएशन ऐड होता है। लेकिन फॉर फाइनेंस मैनेजर आई डोंट नीड सो मच मनी फॉर दैट पर्पस, आई ओनली नीड हाउ मच कैश वुड बी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, so I will raise the funds accordingly. Okay, तो प्रोडक्शन फिनिश गुड्स में से डेप्रीशिएशन माइनस करना है, वर्क इन प्रोग्रेस में से भी डेप्रीशिएशन अगर इंक्लूडेड है तो माइनस करना है। सो मेनी एक्सपर्ट देयरफॉर कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय वर्किंग आउट द कैश कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंड डेटर्स। उन्होंने थोड़ा कम लिखा, कैश कॉस्ट ऑफ WIP, फिनिश गुड्स एंड डेटर लिखना है, तो वहां पर WIP भी ऐड कर दो, नीचे जो दिखा हुआ ना यहाँ पे WIP भी कहीं बीच में इंसर्ट कर दो, क्योंकि अभी मैं 2 क्वेश्चन हमारी बुक में है जहाँ पे WIP में भी डेप्रीशिएशन है, तो उसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। होशियार बच्चे क्या करते, बोलते सर आपके नोट्स में तो WIP नहीं लिखा हुआ था, यहाँ तो आपने WIP एडजस्ट कर दिया। जहां जहां डेप्रीशिएशन है, जहां जहां डेप्रीशिएशन है उसको निकाल देना है, जहां जहां प्रॉफिट है उसको भी निकाल देना है, तो आपका कैश कॉस्ट अप्रोच आएगा। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे तो दिमाग की बत्ती खुलेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, यू आर राइट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, सेवरल टाइम्स। पिछले अगर 40 इयर्स का मैं इंस्टीट्यूट का डेटा निकालूं, मेरे पास है 40 साल का डेटा, तो ये क्वेश्चन कम से कम 12-15 बार आया हुआ है। प्रोबेबिलिटी है 10/40, हाँ, तो 0.25 0.3 की प्रोबेबिलिटी आने की। कर दें सॉल्व, जरूरत से ज्यादा इजी क्वेश्चन है। फॉलोइंग एनुअल फिगर्स, अंडरलाइन एनुअल, यानी एक साल भर का पूरा फिगर है ये, 12 मंथ्स का डेटा दे रखा है यहाँ पे, रिलेट्स टू XYZ। सेल्स एट 2 मंथ्स क्रेडिट, 2 नहीं 2, सेल्स एट 2 मंथ्स क्रेडिट मतलब डेटर्स। मटेरियल कंज्यूम्ड, कंजम्पशन दे रखा है तो छेड़ना मत उसको। सप्लायर्स एक्सटेंड 2 मंथ्स क्रेडिट, सप्लायर मतलब क्रेडिटर निकालने के लिए काम आएगा। स्टूडेंट क्या करता है, वो मटेरियल कंज्यूम को 2 मंथ्स के बेसिस पे एडजस्ट कर देता है। अरे भाई ध्यान से देखो, सप्लायर एक्सटेंड 2 मंथ्स क्रेडिट मतलब सप्लायर निकालने के लिए काम आएगा, क्रेडिट पीरियड दे रखा है और तुम उसको मटेरियल निकालने के लिए यूज कर रहे हो। कौन, मतलब देश के 80% लोग ना। तुम जब एग्जाम दोगे तो तुम भी जुड़ जाओगे उसमें। वेजेस पेड 1 मंथ लैग, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1 मंथ लैग, एडमिन एक्सपेंस 1 मंथ लैग, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस पेड
क्वार्टरली इन एडवांस, मतलब 3 मंथ्स का उसने एक बार में ही एडवांस में दे देता है, तो ये आपका करंट एसेट में आएगा। गलती से इसको करंट लायबिलिटी में मत लिख देना, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट में आएगा। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी था अभी तक। कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%. Depreciation is considered as a part of the cost of production. So depreciation is also a part of cost of production. It keeps 1 month stock of raw material. लिखा 1 month, तो ये जो मटेरियल है ना इसको यहां देखना है, 2 months मत देखना, एंड 1 month ऑफ फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल 1 महीने का, फिनिश गुड्स 1 महीने का, और कैश बैलेंस 1 लाख। अज्यूम 20% सेफ्टी मार्जिन। जब आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें ऐड करना 20%, क्योंकि हमारा एस्टिमेशन अनसर्टेन होता है, तो कंजर्वेटिव पॉलिसी है कि थोड़ा ज्यादा लेकर चलो। इज इट राइट? कंप्यूट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। इग्नोर WIP। थैंक यू बोलो, WIP का मेहनत बच गई आपकी। कैश कॉस्ट निकालना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए पहले मैं एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाते हैं ना, वैसे ही बनाएंगे, ताकि मुझे कैश कॉस्ट मिल सके, सो दैट आई कैन गेट द कैश कॉस्ट। if क्वेश्चन में आपको डेटर्स का कैश कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है, तो एक तरीका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा तरीका है कॉस्ट शीट। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, फिर जिसको जो समझ में आ जाए। दो राह मिलेगी आपको, जो समझ में आ जाए उस राह पे आगे बढ़ जाना। ठीक है, सब तैयार है? ये फर्स्ट पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट है, दूसरा पार्ट P&L अकाउंट है। वो 11वीं 12वीं के अच्छे दिन याद आ गए। तो P&L अकाउंट में सेल्स कहां लिखोगे भाई साहब? सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में। हाँ भी बोल रहे हैं भाई, सेल्स 36 लाख। अरे मेरे हाँ में हाँ नहीं मिलानी है आपको। टू मटेरियल कंज्यूम्ड, वो चेक करना पड़ता है कि स्टूडेंट सुन रहा है कि नहीं। बीच बीच टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट को चेक करने के लिए बीच बीच में कुछ गलत भी बोलते हैं, ताकि उसका रिएक्शन से पता चल जाता है। मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 9 लाख। वेजेस यहां पर आ जाएगा, वेजेस। ओके, कितना है वेजेस? 7,20,000। ओके ओके, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी यहीं पे आ जाएगा, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। बोलो जी, 9,60,000। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। नीचे ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है? 25% ऑफ सेल्स होगा। 25 करता हूं, 1 मिनट पहले ग्रॉस प्रॉफिट बताओ एक बार। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्वेश्चन करवा के ही जाएंगे। हाँ, 9 लाख, यस। अब मुझे बताओ कि ट्रेडिंग अकाउंट टैली हो रहा है या कुछ डिफरेंस है? डिफरेंस कितने का डिफरेंस? अरे बोलो जल्दी। 1,20,000। वो 1,20,000 क्या? नीचे पैराग्राफ पढ़ के बताओ, जो सही बताएगा इनाम पाएगा। यहाँ पर 1,20,000 का डिफरेंस आ रहा है। स्टॉक आएगा, उसने लिखा है ना डेप्रीशिएशन इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो मिसिंग फिगर है डेप्रीशिएशन है। इनाम मिलेगा, ठीक है? तुमको हम अपनी कंपनी का ESOP देंगे।
स्टॉक ऑप्शन प्लान, 12 साल बाद वो मैच्योर होगा। एग्रीमेंट करने के लिए तुमको ऑफिस आना पड़ेगा, 500 रुपये स्टैम्प पेपर घर से लेकर आना। ये सब तेरा 25 लाख रुपए का हिसाब, लेकिन तुम पहले 500 रुपये का स्टैम्प पेपर लेकर आना, ठीक है। और लॉयर की फीस 3,500 रुपये लगती है, वो भी लेकर आना। उतना बेसिक खर्चा करना, फिर तुमको पेपर पे लाओ ना, तब तो लिखेंगे, है कि नहीं। पहले स्टैम्प पेपर लाओ, फिर लिख देते हैं। बेचारा 3,500 में गरीब हो जाएगा वो तो। हाँ तो लाओ, लेकर आओ, लेकर आना कल, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। एक स्टूडेंट पूछेगा क्या क्या क्वेरी लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे। एक स्टूडेंट ने पूछा, सर क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लिखा आपने क्रेडिट साइड में। हमने तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सीखा था, आपने ना तो ओपनिंग लिखा ना क्लोजिंग लिखा, क्या टीचर हैं आप। तो ये मटेरियल कंज्यूम्ड में ओपनिंग स्टॉक परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक आ गया, इज इट राइट। तो फिर तुम ये पूछना कि फिनिश गुड्स क्यों नहीं लिखा। इंटेलिजेंट क्वेरी वहां पर है। अज्यूम ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आर सेम। अगर ओपनिंग क्लोजिंग सेम होगा तो उससे मेरे ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। सर WIP क्यों नहीं लिखा, WIP इग्नोर करने बोला है, तो जब इग्नोर करने बोला तो इग्नोर कर दिया मैंने, ठीक है। तो जो भी क्वेरी थी हो गया। फिर एक जन ने एक और अच्छा सवाल पूछा था कि आपने एडमिन एक्सपेंस क्यों नहीं लिखा ऊपर। अगर मैंने एडमिन एक्सपेंस यहाँ पे 2,40,000 लिख दिया तो ये मिसमैच हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कंसीडर नहीं किया गया, उसको नीचे यहाँ पे P&L अकाउंट में लिखना है। इसीलिए मैंने आपको रुकने के लिए कहा था, एडमिन एक्सपेंस विल फॉर्म पार्ट ऑफ P&L अकाउंट, सेलिंग एक्सपेंस विल फॉर्म पार्ट ऑफ P&L अकाउंट, सेलिंग एक्सपेंस विल फॉर्म पार्ट ऑफ P&L अकाउंट। थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज तो अकाउंट्स की होनी चाहिए ना। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते समय डायरेक्ट एक्सपेंस या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं है उसको P&L अकाउंट में लिखेंगे। अभी यहाँ पे लिखना बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 9 लाख टू नेट प्रॉफिट। एनीबडी फॉर नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, anybody for net profit 4 lakh 5,40,000। अब इसमें इस पूरे आंसर में 2 आइटम नॉन कैश है, उनको हाईलाइट कर लो। ये 2 नॉन कैश आइटम है, ये 2 नॉन कैश आइटम है अगर आप P&L अकाउंट मेथड से जा रहे हैं तो। दूसरा, इसका एक दूसरा तरीका है कॉस्ट शीट मेथड, लिखना मेथड 2। इंस्टीट्यूट के हर आंसर में उन्होंने मेथड 2 ही यूज किया है। अगर आपको वो समझ में आता है तो वो भी ठीक है, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने लायक योग्य कुछ बात है नहीं, किसी को ये समझ में आ जाता है। कैश कॉस्ट शीट, ठीक है। प्रभु तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, जो पकड़ लो वही ठीक है। अरे दादा 1 मंथ लैग आएगा ना, अभी वो वर्किंग कैपिटल में आएगा। अभी रुक जाओ, अभी हम P&L अकाउंट बना रहे हैं। P&L अकाउंट में हम आउटस्टैंडिंग वेजेस नहीं देते हैं, एनुअल फिगर देते हैं। अभी मैं तुम्हें यहाँ अकाउंट्स पढ़ाने आया हूँ कि FM पढ़ाने आया हूँ। पहले मेरा रोल क्लियर कर दो कि मुझे करना क्या है, अकाउंट्स पढ़ाना है या FM पढ़ाना है। फर्स्ट क्लैरिफाई माई रोल, व्हाट डू यू वांट मी टू डू। P&L अकाउंट में लाइबिलिटी आती है कि एक्सपेंस आता है, साल भर का एक्सपेंस आता है कि 1 महीने का आता है। तो मैंने क्या लिखा है वहां पे, बात खत्म। आइए कैश कॉस्ट शीट। कैश कॉस्ट शीट में जितने कैश आइटम उनको लिखो और बाकी को छोड़ दो।
तो अपने आप ही आपका कैश कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। व्हाट एन आइडिया। पॉइंट नंबर ए, मटेरियल कंज्यूम्ड। ये आपके इंस्टीट्यूट ने ये मेथड यूज किया है, मैंने आपको एक और अलग तरीका समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर किसी को वो समझ में आए तो वैसा कर सकते हो आप। मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, उसके बाद वेजेस, अभी समझ में आया क्या? हाँ, वेजेस 9 लाख है, कितना है? 7 लाख। ये कॉस्ट शीट है, इसमें लैग का कोई कारण नहीं है, पे करो मत करो, ऐड तो करना ही है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी ऐड कर दो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कर वही रहे हैं जो आपने लेफ्ट साइड में लिखा है, 9,60,000। तो इसको बोलेंगे कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हमने डेप्रीशिएशन हटा दिया। देख रहे हो क्या, ये जो हाईलाइट किया हुआ आइटम है उसको मैंने कंसीडर नहीं किया, तो कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। बोलिए जी टोटल 25 लाख 20, ओके ओके 80 25 लाख 80,000। फिर उसमें उन्होंने एडमिन एक्सपेंस भी ऐड करना है। एडमिन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस कितना है? 2,40,000। पॉइंट नंबर एफ, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस कितना दे रखा है साल भर का? 1,20,000। The next point is cost of sales, cash cost of sale। नेक्स्ट पॉइंट को नाम देंगे कैश कॉस्ट ऑफ सेल, यानी सेल करने के लिए इतना फंड्स आपका लगेगा। एक यूनिट या साल भर में सेल जो करेंगे उसके लिए इतना फंड्स आपको लगेगा। 29 लाख। यस, सेल देखोगे तो एक्चुअल 36 लाख है, लेकिन वो सेल करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट आपका 29,40,000 है। तो डेप्रीशिएशन और प्रॉफिट इज नॉट अ कैश रिक्वायरमेंट। तो फंड मैनेजर क्या करेगा? फंड मैनेजर 29,40,000 को देखेगा। अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट 36 लाख को देखेंगे। अप्रोच में समझ अलग डिपार्टमेंट है, अलग ढंग से सोच रहा है। हम सोच रहे हैं कि मुझे कैश कितना चाहिए बिजनेस में, बिजनेस को रन करने के लिए, तो मेरे लिए ये मेरा खर्चा है जो मेरी जेब से एक्चुअली बाहर निकलने वाला है। ओके, अगर मैं इस 36 लाख में से 1,20,000 और ये 5,40 हटा दूं तो आप यहां पहुंच जाएंगे। इज इट राइट? तो जिसको जो समझ में आ जाए उतना करना है। अभी हमारा मेन आंसर पे पहुंच जाइए। स्टेटमेंट स्टेप 2। तो एग्जाम में आप क्या करना, या तो आप ये बना लेना या ये बना लेना, एक ही बनाना जो इजी लगे, जिसको जो इजी लगे। जो बच्चे कॉस्ट शीट में ज़्यादा जिनको इजी लग रहा वो बना लेना, ठीक है। कॉस्ट शीट हो या पीएनएल अकाउंट हो, वो ईयरली एनुअल एक्सपेंस फिगर पे बना हुआ है। वो जो भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड दे रखा वो अब काम आएगा। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। आजकल ज्यादातर क्वेश्चन मैंने देखा है कैश कॉस्ट बेसिस पे पूछ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। बहुत पहले टोटल अप्रोच पे ज्यादा क्वेश्चन पूछते थे। पहले करीब इंस्टीट्यूट ने 20-25 साल टोटल अप्रोच पे ज्यादा पूछा, लास्ट के कुछ सालों से कैश अप्रोच पे ज्यादा पूछ रहे हैं। उनको भी समझ में आ गया। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, ठीक है। काफी बड़ी हेडिंग है लेकिन कोई बात नहीं। सीरियल नंबर, थोड़ी हैंडराइटिंग आज मेरी खराब हो गई है।
मजा नहीं आ रहा है, ये लो। अरे रुको, मैं धीरे धीरे लिखूंगा तो ठीक हो जाएगी। पर्टिकुलर्स, आराम से, बेसिस, कैलकुलेशन, अमाउंट, हो गया। फिर से वही काम करना है आपको। पॉइंट ए, करंट एसेट। करंट एसेट में फर्स्ट लिखना रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बारे में नीचे एक पैराग्राफ है, उसमें सेकंड लाइन है, इट कीप्स 1 month स्टॉक ईच ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। इज इट राइट? तो 1 month यहां पे लिखना है। और मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, आपको प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करना है। अगर आपको साल भर का अमाउंट दे रखा है तो 1/12 करना है। और मटेरियल कंजम्पशन 9 लाख रुपए दे रखा है, मटेरियल कंजम्पशन 9 लाख रुपए दे रखा है, तो ये कितना आया? 75,000। कितना इजी है, फॉर्मूले का चक्कर ही नहीं है। 2 WIP उन्होंने कहा इग्नोर करो, आगे बढ़ो। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स वो भी 1 month है, नीचे पैराग्राफ पढ़ो, सेकेंड लाइन। अब फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन दो तरह से हो सकती है। एक मिनट, एक कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25,80,000 के बेसिस पे हो सकती है, या हम एडमिन एक्सपेंस भी ऐड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एडमिन एक्सपेंस भी ऐड करते हैं। यहां पर इंस्टीट्यूट जो है, उनके दोनों व्यू अपीयर होकर आ रहे। इस आंसर में आप नीचे देखोगे, नीचे देखना, फिनिश गुड्स के उन्होंने 25,80,000 लिया है। एडमिन एक्सपेंस ऐड नहीं किया। और कुछ और आंसर आप देखेंगे इसके बाद, उसमें एडमिन एक्सपेंस को ऐड करके उन्होंने प्रोपोर्शन निकाला है। तो हम नोट लिखेंगे, ठीक है। मान लो आप कॉस्ट शीट से जा रहे हैं, एक मिनट पहले मेरी बात सुन लो। कॉस्ट शीट के रास्ते से जा रहे हैं तो ये फिगर ले लेंगे। अगर आप P&L अकाउंट बनाया आपने, तो P&L अकाउंट में ये जो 3 आइटम ऊपर लिखे हैं सिर्फ उसको लेना है, डेप्रीशिएशन को नहीं लेना है। तो दैट विल ऑल्सो गिव यू कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसमें से फिर आप प्रपोर्शन लगा सकते हैं। इज इट राइट? तो इंस्टीट्यूट का आंसर यहाँ पर अलग अलग एग्जाम में वेरी कर रहा है। इस बार उन्होंने कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे लिया है। लिखिए 1/12 इंटू 25,80,000। दिस इज योर कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी बताना। 2,15,000। अजम्पशन बदलेंगे, थोड़ा आंसर बदलेगा। पॉइंट नंबर 3, डेटर्स। डेटर के लिए उन्होंने फर्स्ट लाइन में लिखा 2 months क्रेडिट, 2/12 करना। और अगर आप कैश कॉस्ट बेसिस यूज कर रहे हैं ध्यान से, तो आप ये वाला फिगर लेंगे 29,40,000। अगर कैश कॉस्ट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो मान लो आपने ये नहीं बनाया, भूल गए, तो 36 लाख में से डेप्रीशिएशन और प्रॉफिट लेस करेंगे तो कितना ही आएगा। लिखा तो वही है ना दोनों साइड। तो डेप्रीशिएशन और प्रॉफिट हटाकर जो अमाउंट आएगा उसको कैलकुलेट करना। तो 29,40,000 लिखिए, 4 लाख। समझ में आया? अगर आप कैश कॉस्ट शीट बना रहे, कॉस्ट शीट में आपका काम इजी हो गया। P&L अकाउंट में आपको प्रॉफिट और डेप्रीशिएशन कम कर देना सेल्स फिगर में से। पॉइंट नंबर 4, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस भी दिया हुआ है नीचे। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस कितना, क्वार्टरली इन एडवांस यानी प्रीपेड है वो, तो यहां पे ब्रैकेट में लिखो प्रीपेड।
प्रीपेड 3/12 करना है और एनुअल फिगर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आएगा 30,000। उसके बाद एक और लिखना है कैश इन बैंक, कितना कैश इन हैंड दे रखा है क्वेश्चन की लास्ट 3 लाइन में, क्वेश्चन सामने 1 लाख, तो यहां पर लिखेंगे टोटल ए, टोटल ए बोलना 9,10,000। चेक करना। पॉइंट नंबर बी लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है, एक तो क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल है, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, उसके लिए ऊपर से सेकंड लाइन में देखना सप्लायर एक्सटेंड 2 मंथ्स क्रेडिट लिखा हुआ है क्या, सप्लायर एक्सटेंड 2 मंथ्स क्रेडिट, ऊपर से सेकंड लाइन टेबल में 2/12 करो और मटेरियल कंज्यूम्ड 9 लाख रुपीज है। मटेरियल कंज्यूम कितना है 9 लाख है ना, 1,50,000 लिखो। फिर पॉइंट नंबर 2 लिखना वेजेस पेड, वेजेस पेबल लिखना है। 1 मंथ लैग है, यानी 1 महीने का वेजेस आउटस्टैंडिंग रहता है। 1/12 करो और ईयरली फिगर 7,20,000 से मल्टीप्लाई करो। ईयरली फिगर 70 कितना आया, इज इट 60,000? पॉइंट नंबर 3 एक और है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पेबल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पेबल 1 मंथ 1/12 इंटू साल भर का कितना है, हाँ तो अब ये सब जो 1 मंथ इन अरियर वो इधर आएगा वो, ठीक है। नाम बोलो कितना आ रहा है 80,000। अभी एक और बाकी है मेरे दोस्त। पॉइंट नंबर 4 लिखना, क्या लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेबल, इसमें लैग कितना है, ये भी 1 मंथ, ये भी 1 मंथ, तो 1/12 इंटू 2,40,000 करो, 20,000 आ रहा है, 20,000 आ गया। अब इसको टोटल करना है, यहाँ पे सिर्फ करंट लायबिलिटीज का टोटल करेंगे 3,10,000। पॉइंट नंबर सी वर्किंग कैपिटल बिफोर सेफ्टी मार्जिन, बिफोर सेफ्टी मार्जिन ए माइनस बी 6 लाख रुपीज। पॉइंट नंबर डी एड सेफ्टी मार्जिन, एड सेफ्टी मार्जिन 20%, कैलकुलेशन दिखाते रहना है, 1,20,000। लास्ट लाइन therefore working capital required, therefore working capital required C plus D। हर लाइन में 7,20,000 आ रहा है क्या, राइट। नीचे लिखेंगे नोट्स, नोट नंबर 1, आपकी बुक में अगर कुछ टाइपिंग एरर है आंसर में तो रेक्टिफाई कर लेना, हम जो लिख रहे हैं वो फाइनल आंसर है, सही आंसर है। सेफ्टी मार्जिन मतलब 6 लाख तो आपका एस्टिमेशन है, आप उससे थोड़ा ज्यादा रखना चाहते हो, ठीक है। तुम अपने गांव से देहात से शहर में आए तो तुमको लगा हॉस्टल में 3,000 रुपये लगेगा, लंच डिनर ब्रेकफास्ट 3,000 लगेगा, 1,000 रुपया मेरा बाकी खर्चे लगेंगे महीने के 7,000, तो क्या तुम बिल्कुल 7,000 रुपये लेकर आओगे, थोड़ा कम लाओगे ना, हाँ थोड़ा ज्यादा लाएंगे, वही सेफ्टी मार्जिन है। कल को ज्यादा खा लिया तुमने तो पैसे खत्म हो जाएंगे फिर,
तो ये सेफ्टी मार्जिन है। तुम भी अपने जीवन में सेफ्टी मार्जिन अप्लाई करते हो रोज। फिनिश्ड गुड्स आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, excluding administration overhead. Alternatively, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आगे एक दो आंसर में है, हम उसको इंक्लूड करके निकालेंगे, फिर तुम बोलोगे सर आप इनकंसिस्टेंट हो। आई एग्री, बॉस जो बोलेगी मैं वही करूंगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली FG कैन बी वैल्यूड बाई एडिंग adding administration overhead by adding administrative overhead to cash cost of production, to cash cost of production। तो मैंने क्या क्या अपनी बात लिख दी। In that case, the value of finished goods will be, the value of FG finished goods will be 1/12 into ये 25,80,000 में हम 2,40,000 और ऐड करेंगे, फिर उसका 1/12 करेंगे। उठाओ चाइना, 25,80,000 प्लस 2,40,000 इंटू 1/12। आज सारे क्वेश्चन रिवाइज करके आना है, आज सारे क्वेश्चन क्या करके आना है, रिवाइज करके आना है। कितना अमाउंट बोला आपने? 2,35,000। 2,35,000। तो आपका उस केस में आंसर इतना आएगा। तो हमने लिख दिया, अब मार्क्स काट के दिखाओ। अब तो नहीं काट पाएंगे। इज इट राइट? नाउ दिस आंसर इज ओवर। नाउ वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।